तो बेटे लोग, बंगाल में दूसरे चरण का मतदान अब लगभग खत्म होने वाला है, लेकिन दूसरा चरण ही सबसे अहम हो गया है क्योंकि इसमें है नंदीग्राम सीट, जहां पर ममता बनर्जी का सीधा मुकाबला शुभेंदु अधिकारी से है, जो उनके पुराने सिपहसालार रहे हैं। ये नाक की लड़ाई बन गई है। नंदीग्राम से क्या संकेत निकल रहा है, इस पर तो बहस कर ही रहे हैं। साथ ही साथ बहस करेंगे यहां पर हुई राजनीतिक हिंसा की, जो बंगाल की पॉलिटिक्स का एक कल्चर बन गई है। बंगाल का ये चरण सबसे अहम है क्योंकि नंदीग्राम की वोटिंग से जो संदेश जाएगा उसका असर सभी चरणों पर पड़ेगा। बंगाल की सबसे हॉट सीट पर वोटिंग के दौरान कहीं हंगामा हुआ, कहीं बवाल। शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमले के बाद तो नंदीग्राम का संग्राम और बढ़ गया। इसके अलावा बाकी जगहों से भी छुटपुट हिंसा की खबरें आई हैं। गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं, कार के अंदर पत्थर के टुकड़े हैं। ये शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर पथराव के सबूत हैं। काफिले के साथ चल रही मीडिया की गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पत्थर बरसाए। मीडिया की गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी सियासी संग्राम की तपिश झेलनी पड़ी। बूथ बूथ जा रहे शुभेंदु अधिकारी के काफिले को अहमदाबाद के मथरसा बूथ पर निशाना बनाया गया। वोटिंग के दौरान पत्थर उछला तो शुभेंदु अधिकारी ने ममता के खिलाफ जुबानी पथराव शुरू कर दिया और कहा कि बंगाल में जंगल राज चल रहा है। लोग मेरा सामने आने के ये सब पाकिस्तानी का काम है। ये सब जय बांग्ला नारा बांग्लादेश का नारा है। ये उस बूथ में कुछ वोटर है, खास करके एक समुदाय का, मैं नाम नहीं ले रहा ये, लेकिन इसलिए मैं बहुत आया। मेरा सामने कुछ नहीं किया, मैं वापस जाने के बाद थोड़ी देर पहले किया। ये आप पूरा देश को जलाना चाहिए, पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए। मीडिया की गाड़ियों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। लाठी डंडे से हमला किया जा रहा है। तस्वीरें बंगाल के ही गुनारा की हैं। अब पश्चिम बंगाल के केशवपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए। हमले में गाड़ी की फ्रंट और रियर विंडशील्ड पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है। पोलिंग बूथ नंबर 173 के पास बीजेपी के पोलिंग एजेंट तन्मय घोष की गाड़ी पर हमला हुआ है। आरोप टीएमसी के समर्थकों पर है। जब हमारा इलेक्शन एजेंट वरिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का तन्मय घोष जब गया था उसको छोड़ने के लिए, बूथ तक पहुंचाने के लिए, तब वहां का तृणमूली गुंडा लोग उन जो तन्मय घोष का गाड़ी के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से हमला किया है और पिस्तौल लेके, ओपनली पिस्तौल लेके ड्राइवर का कंधे पे आघात किया है। बंगाल में दूसरा चरण निर्णायक है। इस राउंड की हवा ही बताएगी कि परिवर्तन की लहर है या नहीं। मैदान में ममता और शुभेंदु आमने सामने हैं। देखना होगा कि नंदीग्राम भूमि कन्या को चुनेगा या भूमि पुत्र को। टीम न्यूज़ नेशन। भूमि कन्या या फिर भूमि पुत्र, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन क्या नंदीग्राम से ही पूरे संकेत निकलकर सामने आएंगे? क्या ममता बनर्जी नंदीग्राम हारती हैं, उसके बाद भी क्या बंगाल जीत सकती हैं? नंदीग्राम जीतने से बंगाल जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन नंदीग्राम हारने के बाद बंगाल हारने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। राजनीतिक विश्लेषकों का यही कहना है। सीधे हमारे साथ मेहमानों को इंट्रोड्यूस करा दूं। शिखा मुखर्जी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ हैं, राहुल देव जी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ हैं, एनके सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, बादल देवनाथ लीडर टीएमसी के और माधवी अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के लीडर। सबसे पहले शिखा जी के पास चलता हूं। शिखा जी, मुझे बताइए, नंदीग्राम से ए आपके पास क्या खबर आ रही है और बी क्या आपको लगता है कि आज थोड़ी हिंसा कम हुई? क्योंकि राजनीतिक हिंसा तो पश्चिम बंगाल के डीएनए में है। अपेक्षाकृत कम हिंसा हुई, भले से हिंसा हुई हो नंदीग्राम और केशपुर में। देखिए, मुझे तो लगता है कि अगर आप हिंसा की बात करें तो इससे ज्यादा हिंसात्मक निर्वाचन हमने देखी है। और ये भी सही है कि आज का जो निर्वाचन सदन का जो व्यवस्था है उससे बेहतर व्यवस्था भी हमने देखी है। क्योंकि एक जमाना था जब सेशन साहब ने कहा था कि हम हिंसा नहीं होने देंगे, हम चुनाव में कुछ भी गड़बड़ नहीं होने देंगे और चुनाव बिल्कुल कानून जो कहता है उसी तरह चुनाव होगा। कुरैशी साहब ने भी वैसे ही किया था। तो इससे बेहतर मैनेजमेंट चुनाव का हमने देखा है। और इस बार
आपने जो सवाल किया और इसके पहले जो ब्रेक के पहले जो डिस्कशंस हो रही थी, उसमें मुझे लगता है कि एक चीज हम भूल रहे हैं। जो हम भूल रहे हैं उसको हम थोड़ा सा याद दिला दें। बिल्कुल। कि नंदीग्राम, केशपुर जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिसका आपने अभी जिक्र किया, ये इनको निर्वाचन सदन ने सुपर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से चिन्हित कर रखा था और इलेक्शन डेट्स अनाउंस होने के पहले से इन सब जगहों पे सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस भेज के वहां पे रूट मार्चेस करवाई जा रही थी। तो यानी कि निर्वाचन सदन पूरी उनकी कोशिश थी कि वहां पे फ्री, फेयर, सेफ एंड पीसफुल इलेक्शंस वो करवाएं। और ये इंतजाम का जो खर्च है वो कौन देता है? आप देते हैं और हम देते हैं। बिल्कुल सही। तो इसलिए आज के दिन अगर ममता बनर्जी को 2 घंटे तक एक पोलिंग बूथ में रोका जा रखा क्योंकि वहां से वो उनको सेफली निकाल नहीं पा रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेस, इसका मतलब ये है कि निर्वाचन सदन का जो प्रयास था वो बिल्कुल फेलियर हुआ। और इस पर हमको जरा नजर रखना है, क्योंकि हमें लगता है कि सिर्फ पत्रकारों का जो गाड़ी पे हमला हुआ, इससे ज्यादा जो फिक्र की बात है कि आम लोग किस बूथ में सेफली और फ्रीली और फेयरली वोट नहीं दे पाए और क्यों उनको देर से वोट वो अगर वो वोट कर चुके हैं तो देर क्यों हुई। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, जिसके लिए इतना निर्वाचन सदन ने इतनी सारी सेंट्रल फोर्सेस को वहां पे मौजूद किया, सुपर सेंसिटिव बूथ के हिसाब से उन्होंने उसको चिन्हित किया। दूसरी बात ये भी है कि अगर हम ऑब्जर्वर्स की रोल देखें तो ये ऑब्जर्वर्स कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ ये स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर्स भाग रहे हैं? जहां पे हंगामा हो रही है वहां पे वो नहीं है। यानी कि शुभेंदु अधिकारी की कॉन्वॉय निकल रही है, शुभेंदु अधिकारी की कॉन्वॉय में कॉन्वॉय के साथ मीडिया वाले जो हैं उनके गाड़ियों पे हंगामा हो रही है। तो ये जो एक तस्वीर, एक छवि पश्चिम बंगाल की राजनीति और पश्चिम बंगाल में इलेक्शंस का निकल रहा है, इसके लिए ठीक है, कुछ न कुछ कहीं न कहीं एक गलती है, एक फेलियर है और इसको हमको मानना पड़ेगा कि ये एक डिस्टॉर्टेड पिक्चर दे रहा है पश्चिम बंगाल की राजनीति पर। ठीक है, सीधे चलता हूं तापस के पास। तापस केशपुर से मेरे साथ जुड़ गए। तापस, मुझे बताइए आपके पास क्या खबरें पहुंची है, क्या कहता है दूसरे दौर का मतदान? मैं चाहूंगा कि आप पूरे 300 सीटों के परिप्रेक्ष्य में बात करें, न सिर्फ केशपुर के संदर्भ में। जी देखिए, अभी तकरीबन जो हमें 5 बजे तक का वोट प्रतिशत देखने को मिल रहा है, दक्षिण 24 परगना में तकरीबन 80.43% वोटिंग वहाँ पे हुई है। पूर्व मिदनापुर में 81% हुई है, पश्चिम मिदनापुर में 78% और नंदीग्राम में तकरीबन 81% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। और ये 5 बजे तक का आंकड़ा है और तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त अभी भी बाकी है और मतदान होना है। और अलग अलग बूथ के बाहर अभी भी कतारों में लोग खड़े हैं। तो अब उम्मीद जताया जा रहा है कि तकरीबन 85 से 88% के आसपास ये वोटिंग परसेंटेज टर्नआउट हो सकता है 6:30 बजे तक। ठीक है, अच्छी जानकारी आपने दी है। 80% जा सकता है और ये पुरानी परंपरा है पश्चिम बंगाल की बड़ी वोटिंग की। लेकिन बादल देवनाथ जी, ये तभी लोग कहते हैं कि भाई सेंट्रल फोर्सेस जो हैं वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं, मेरा लोग सुन नहीं रहे हैं, ये तभी कहते हैं जब हार का डर होने लगता है। क्या ममता बनर्जी को कोई डर सता रहा है? क्योंकि ममता दीदी के बारे में कहा जाता है जो उनके मन में होता है वो उनके चेहरे पर छिपा होता है। आज उनका चेहरा कॉन्फिडेंट कम दिखाई दे रहा था। बिल्कुल नहीं, मैं वही कहूंगा, ममता बनर्जी को पहचानने के लिए आपको थोड़ा गलत, आपको क्यों थोड़ा पूरा मीडिया को
वे भी समझना पड़ेगा ममता बनर्जी के बारे में। और मैं जो बात कह रहा हूँ, ये इलेक्शन प्रोसेस है, इलेक्शन प्रोसेस में कंप्लेन होता है। बंगाल में लेफ्ट के समय से यही हो रहा है। और लेकिन मैं अभी भी माधुरी मैडम और आप जितने पत्रकार है, मैं वरिष्ठ पत्रकार, मैं उनको कहना चाहूँगा, अभी भी बंगाल में लोग मुंह से कुछ कह रहे हैं, लेकिन लेफ्ट के जब 34 साल शासन था उसमें पत्रकार भी कुछ कह नहीं सकते थे। और वो पूरा जहां पर मेरा ऊपर 29 केस था, लेकिन अभी एक भी केस नहीं थे, वही लेफ्ट ने दिया था। और दूसरा बात, इलेक्शन कमीशन आज टोटली फेल्योर है। जो मैडम ने कहा, पत्रकार मैडम ने कहा, कह रहा था फ्री एंड फेयर एंड पीसफुली इलेक्शन, तो नहीं हुआ। फ्री एंड फेयर एंड पीसफुली इलेक्शन तो नहीं हुआ। इलेक्शन चुनाव ऑफिस ने टोटली आज फेल्योर हो गया। और नंदीग्राम में जो हुआ, और हर जगह में, केशपुर में, डेबरा में, देखिए डेबरा में, पर हर जगह मारा तो टीएमसी के लोगों ने, हर जगह मारा तो टीएमसी के लोगों ने। एक तस्वीर बता दीजिए जहां बीजेपी के लोगों ने टीएमसी के लोगों को मारा हो, एक तस्वीर बता दीजिए बादल देवनाथ जी। हाँ, नेशनल चैनल का यही प्रॉब्लम है। ममता बनर्जी क्यों कह रहे कि आप लोग यहाँ पर आ रहे, सभी मीडिया ममता बनर्जी को हराने के लिए एक एक इलाका, एक एक गांव, एक एक शहर में जाके, सर पत्रकार तो होते हैं, कौन जाने बारात काटे, हम तो बाजे वाले हैं। हमारा घराती बराती, हमारा टीएमसी बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। हमने तो अपनी खबरें दिखानी और निकल जाना है। आप क्यों पार्शियलिटी का इल्जाम लगा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वोटों को दिन क्या किया, सुबह से वो पहला चरण में जो वोट हुआ, आज भी जो वोट हुआ, वो बूथों में जाके क्वेश्चन का किस मुद्दे पर आप वोट दे रहे हैं, किस मुद्दे पर आप वोट दे रहे हैं। ये तो सवाल है भाई, पूछा जाएगा। ये तो सवाल है, किस मुद्दे पर आप वोट दे रहे हैं, ये तो सवाल होगा। किसके ऊपर वोट हो रहा है, ये किसको वोट दे रहा है, परसेंटेज कितना हो रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, यही समझने के लिए पूछ रहा है। और सबको पता चलता है सर, हर इलेक्शन में ऐसा ही होता है। पत्रकार यही सवाल पूछता है बादल देवनाथ जी, पत्रकार यही सवाल पूछता है। सीधे माधवी जी के पास चलता हूँ। माधवी जी बताइए, बादल देवनाथ जी ये सही बोल रहे हैं या उनका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है? कोई सब्सटेंशन नहीं है दिख रहा है। और जिस तरीके से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब जो हालात बन चुके हैं और उसको किस तरीके से ठीकरा जो है किसके ऊपर फोड़ा जाए, तो सामने प्रत्यक्षदर्शी जो है मीडिया कर्मी है, मीडिया की नेशनल मीडिया वहां मौजूद है और पथराव हो रहा है, मीडिया की गाड़ियों पे पथराव हो रहा है, गाड़ियां तोड़ी जा रही है। अब ये बोल रहे हैं हिंदी में फुसफुसाहट हो रही है, तो वो बोल रही है कि यहाँ पर ये फेलियर है, वो फेलियर है। लेकिन बादल देव जी अजीब करती है। अरे जब मैं बोल रही हूँ तो मुझे बोलने दीजिए ना। बादल जी सुन लीजिए ना आपकी बात, आप मुझे बोलने दीजिए ना। आप बीच में बार बार शुरू हो जाते हैं, क्या फर्क पड़ेगा इससे? अरे आप अपनी बात रख चुके, आपको पूरा मौका दिया ना दीपक जी ने, फिर दूसरे को बोलने दीजिए। आपको सुनने का सामर्थ्य नहीं है क्या? बिल्कुल है। मैं वही कहना चाह रही हूँ कि देखिए ये फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो बोला आपने, एक शब्द, एक सेंटेंस यूज किया था दीपक जी कि यहाँ के डीएनए में जो है वो इस तरीके की राजनीति है। लेकिन मैं बताऊं ये डीएनए में नहीं है बंगाल के। बंगाल में तो इंटेलेक्चुअलिटी है, बंगाल में शिल्प है, बंगाल में तो इंजेक्ट की गई है ये राजनीति, खूनी राजनीति जिसे कहते हैं, हिंसक राजनीति जिसे कहते हैं, ये तो इंजेक्ट की गई है। और ये किसके द्वारा की गई है? पहले सीपीएम के द्वारा की गई है और अब टीएमसी ने उसमें और ज्यादा खुराक चढ़ा दी है। तो ये हालात मुझे बताइए किसी भी ठीक है, मैं ब्रेक के बाद फिर आऊंगा, मैं ब्रेक के बाद फिर आऊंगा आप दोनों के पास। सीधे धीरेन्द्र के पास चलता हूं। धीरेन्द्र क्विकली कोई जानकारी देना चाहते हैं? धीरेन्द्र मुझे ब्रेक पे जाना है, आप अपडेट करिए, क्या नई जानकारी है आपके पास? नहीं, देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ, शिखा जी का मैं सुन रहा था, वहाँ जो इशू था वहाँ उनकी सुरक्षा का इशू नहीं था। वो शायद उन तक जो सूचना पहुँची होगी उसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे पहुँची है, क्योंकि हम वहाँ पूरे टाइम मौजूद थे, मैं उनके साथ ही गया था। और जिस हिस्से में वो बूथ था वो उनके समर्थकों का बूथ था, वो उनके समर्थक वहाँ पहुँचे थे, क्योंकि जो बूथ पर वोट देने वाले थे वो लोग दूसरी तरफ खड़े थे। और वो लोग उनके बाद भी वोटिंग होता रहा, उनके सामने वोटिंग होता रहा, उनके सामने हमने पूछा नहीं, उन्होंने सिर्फ माइक अड़ाया, उन्होंने जय श्री राम कहा। और वो जो दूसरी तरफ से जो हल्ला कर रहे थे हमको वोट नहीं देने दिया जा रहा, उनमें से कोई भी शख्स वोट डालने नहीं आया, क्योंकि सामने से कहा जा रहा था ये बूथ नंबर 4 के लोग हैं। यानी ये कहना उनकी सुरक्षा का, ये बात हमको समझ में नहीं आई, क्योंकि वो सुरक्षा के दायरे में ही अंदर आई थी और सुरक्षा के साथ ही वो गई थी। सिर्फ उनके, चूंकि दोनों जो समर्थक आपस में भिड़ रहे थे उनके लिए, और वो जो अंदर बैठी थी वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर की बात कर रही थी, उसमें सुरक्षा का कोई उनका मुझे नहीं लगता कि वहां कोई इशू था। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि उस वक्त बयाल में हम लोग कंटिन्यू थे और उनके बातचीत को हम देख रहे थे। ठीक है, बादल देवनाथ जी उंगली उठा रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद उनके पास आऊंगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक और फिर नए फिगर्स बताएंगे आपको पोलिंग के।